हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा ये सारी बातें आज आप लोग को समझ में आ जाएंगी। देखिए, एज अ स्टूडेंट हम लोग ने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई कर लेना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पढ़ने के बाद एक्चुअली में मार्क्स गेन आप करते हैं आंसर्स लिखने के जरिए। तो आंसर कैसे लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, इन बातों को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स का यह सवाल होता है कि सर हमें यह बता दीजिए कि हमें कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लंबा आंसर लिखना होता है, आंसर वो छोटा करना है, बड़ा करना है, आंसर में क्या क्या लिखना होगा। ये सारी की सारी बातें आज इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है जनरल टिप्स फॉर राइटिंग आंसर्स। यानी नॉर्मल तौर पे जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं तो आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या पढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ, विच इज बी क्लियर अबाउट द objective of the chapter। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, पहले जरा यह समझ लेते हैं। देखिए, यह कहा गया कि बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या पढ़ा है आपने, उस चैप्टर का मकसद क्या है, वो चैप्टर पढ़ने से आपको समझ में क्या आया, क्या समझ में नहीं आया, या जो उस चैप्टर का मकसद था समझना, क्या वो पर्पस पूरा हुआ। जैसे मान लीजिए आप डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डिमांड चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या पता चला भाई, हमको यह पता चला कि डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, किन वजहों से डिमांड में फ्लक्चुएशंस आते हैं, या और भी डिमांड के अलग अलग लॉज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर स्टडीइंग इन द चैप्टर। यह नहीं कि सिर्फ चैप्टर को आपने रीड कर लिया और सेटिस्फाइड हो गए कि हां भाई हमको तो समझ में आ गया है। नहीं, आप उस चैप्टर को रीड करिए और एकदम क्लियर हो जाइए कि उस चैप्टर में कोई भी ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपके लिए डाउटफुल हो, या जिसको लेकर के आप पूरे श्योर ना हो कि हां भाई ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक बात भी अगर आपकी कमजोर रह जाती है और एग्जाम में कभी कोई ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो शायद आप उसका आंसर अपने ओन वर्ड्स में प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, मैं एक बात यहां पर यह भी ऐड कर दूं, कई बार बच्चों का यह सवाल होता है कि सर हम लोग आंसर लिखते समय क्या वर्ड बाय वर्ड जो बुक में लिखा है या नोट्स में लिखा है उसी को लिखें, या अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो आंसर है ना, जो एक प्रॉपर आंसर तो यह है कि अगर आप बुक से वर्ड बाय वर्ड या नोट से वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं तो ये तो रट्टाफिकेशन होता है, ये तो मगअप होता है, ये अपने आप में किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं होता। लेकिन क्लास 11th में कई बार कभी कभार ऐसा करना पड़ जाता है, क्योंकि वो इंटरनल एग्जाम होता है और वहां पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ आपको रट्टाफिकेशन भी करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बोर्ड्स एग्जाम की बात करते हैं, क्लास 12th की बात करते हैं, तो वहां पे तो आप सारे के सारे आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में ही लिख सकते हैं। वहां पे बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बुक में अगर ये वाला पॉइंट लिखा है तो वही पॉइंट लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। और क्लास 11th में भी ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली बुक से लिखें। हाँ, एटलीस्ट हेडिंग्स जो हैं वो बुक से लिखिएगा, और अंदर का मैटर जो लिखना है वो आप अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जो कि कहता है लेंथ ऑफ द आंसर्स
should be accurate. Length of the answers should be accurate. इसका मतलब क्या हुआ भाई? आंसर की जो लेंथ है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, आप ये भी मत करो कि आप आंसर लिखते समय आंसर को अननेसेसरली ड्रैग करके बहुत बड़ा आंसर कर दें, या फिर उस आंसर को छोटा करके बहुत शॉर्ट कर दें। देखिए सिंपल सी बात है, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा जितना पूछा जाए उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ अगर आपसे कोई एक बात पूछ रहा है और उसके बदले में आप चार चार आंसर्स दे रहे हैं तो इस बात को अच्छा नहीं माना जाता है, इसे बुरा माना जाता है। और कोई आपसे चार चीजें पूछ रहा है और आप एक ही आंसर दे रहे हैं, वो भी बुरा माना जाता है। ठीक उसी तरीके से यू हैव टू राइट ओनली दैट मच विच इज रिक्वायर्ड इन द आंसर टू बी रिटन। डोंट ट्राई टू राइट more than what is required or don't try to write less than what is exactly required. तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आंसर एकदम एक्यूरेट हो, नंबर्स के हिसाब से हो, उससे ज्यादा या कम ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 कहता है बी क्लियर अबाउट द कर्व्स इन डायग्राम और ग्राफ्स। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? आप जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे या फिर ग्राफ्स बनाएंगे, उसमें जो कर्व्स आप दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से उन कर्व्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर वो कर्व डाउनवर्ड है या कर्व अपवर्ड है या डायगोनल है या फिर वर्टिकल है, तो जिस भी तरीके का कर्व है उसे आपको समझाना पड़ेगा। यह नहीं है कि बस आपने डायग्राम बना दिया, ग्राफ बना दिया, बना करके छोड़ दिया। नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी, आपको एक एक बात को अच्छे तरीके से कर्व में समझाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कहता है हैंड राइटिंग कैन बी बैड but not ugly or dirty। अब इसका क्या मतलब हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। हैंड राइटिंग कैन बी बैड बट नॉट टू बी अगली और डर्टी। अब सवाल उठता है कि भाई सर एग्जैक्टली इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बैड हैंड राइटिंग है तो ठीक है, तो सर बैड हैंड राइटिंग होगी तो नंबर कट जाएंगे हमारे? नहीं, आप ऐसे समझिए इस बात को। देखिए अब जैसे मैं भी लिख रहा हूं तो मेरी राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि इट्स अ वेरी गुड हैंड राइटिंग ना। हैंड राइटिंग बैड हो चलेगी, मतलब प्रॉपर जॉइनिंग हैंड राइटिंग नहीं है आपकी, एकदम सो कॉल्ड मोती के दाने आप नहीं लिख रहे हैं, चलेगा, वो सब चलेगा। बस वो राइटिंग जो है ना, बैड का मतलब इट शुड बी रीडेबल, पढ़ने में आने लायक होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर उसको पढ़े तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, ये लिखा गया है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अगली और डर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज लिखी, आपने कोई वर्ड लिखा, कोई भी आपने वर्ड लिखा, वर्ड लिखने के बाद आपको लगा ये तो गलत लिख दिया है मैंने, आपने उसको काट दिया, एकदम कट कर दिया, बहुत गंदे तरीके से कट कर दिया, फिर बगल में आपने लिखा, फिर कट कर दिया, फिर लिखा आपने, दिस इज अगली, दिस इज डर्टी। तो नंबर्स इस तरह की गलती पे कटते हैं, ना कि अगर हैंडराइटिंग बैड है लेकिन वो रीडेबल है। तो अगर हैंडराइटिंग रीडेबल है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप क्लास 11 12 में आ गए हैं, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो अब जो आपकी हैंडराइटिंग होगी वो वैसी ही रहेगी। अब आप अगर ये सोचे कि मैं इसको बदल लूंगा या बदल लूंगी, तो ये हैंडराइटिंग अब आपकी नहीं बदल पाएगी, बहुत ही नामुमकिन के बराबर का ये टास्क है अपने आप में। तो हैंडराइटिंग अगर आपकी बैड है चलेगा, लेकिन वो डर्टी ना हो, इस बात का ध्यान जरूर आप लोग रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। ये पहले मैं रब कर देता हूं। ये सारी चीजों से रिलेटेड मैं आपको एक पीडीएफ या एक पिक भेज दूंगा, जिसमें ये सारी बातें डिटेल में भी आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएंगी।
तो आप और अच्छे तरीके से इन चीजों पे ध्यान दे करके अपने आंसर्स को और ग्लोरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड सेलेक्टिव स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं। मतलब वो पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आने के चांसेस है, ये आने के चांसेस नहीं है, तो जो आने के चांसेस नहीं है हम उसको नहीं पढ़ते और जो चांसेस है हम उसको पढ़ेंगे। ये चीज जो है ये दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम के सिलेबस में या आपके जो भी बोर्ड के सिलेबस में जो कुछ भी दिया है सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। हाँ ठीक है, कभी कदार ऐसा हो जाता है कि हम कोई चीज को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई चीज को शॉर्ट के लिए करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये मत करो कि हाँ भाई ये नहीं आएगा, ये पिछले साल पूछा जा चुका है एग्जाम में तो इस साल नहीं आने वाला है। ऐसा कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में पहले से बना करके प्रेजुडिस मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, विच इज पॉइंट नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। सपोर्ट योर आंसर्स विथ either a graph or a table or an example। अब इसका क्या मतलब है, आप चाहे शॉर्ट आंसर लिखें या लॉन्ग आंसर लिखें, चाहे 1 नंबर 2 नंबर लिखें या फिर आप 5 या 6 नंबर के लिए आंसर लिखें, इस बात का ध्यान रखिए कि आंसर लिखते समय 1 नंबर वाले के लिए तो चलिए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर के सपोर्ट में सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कोई ना कोई एक छोटा सा डायग्राम बना दें, ग्राफ बना दें। आप अगर ग्राफ बनने लायक नहीं है वहां पे कुछ, तो आप कोई ना कोई एक टैबुलर प्रेजेंटेशन वहां बना दें, और टैबुलर प्रेजेंटेशन भी नहीं बन सकता तो कम से कम आप एक एग्जाम्पल तो जरूरी लिख दीजिए। ऐसा करने से यह होता है कि देखिए आप समझिए इस बात को, आंसर्स तो हर एक बच्चा लिख रहा है ना, हर एक बच्चा एग्जाम में जब जाएगा तो आंसर लिखेगा। देखिए वेरी फेमसली इट हैज बीन सेड, विनर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। जो विजेता होते हैं ना वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो सेम काम को अलग तरीके से करते हैं। तो ये वो अलग तरीका है। बाकी सारे लोग प्लेन आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन आपने आंसर में ग्राफ भी ऐड कर दिया या टेबल ऐड कर दिया या फिर कोई एग्जाम्पल आपने ऐड कर दिया, तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है। और जितनी ज्यादा क्वालिटी इनहैंस होगी, एग्जामिनर का अटेंशन आपके आंसर्स पे आएगा, उतने ज्यादा मार्क्स आप डिजर्व या आप अटेन करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रॉपर लेबलिंग ऑफ ग्राफ्स। आप जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उस ग्राफ को प्रॉपरली आपको लेबल आउट करना है। लेबलिंग का मतलब जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स पे डिमांड है, यहां पे प्राइस है, क्या है, ये सारी बातें आप डिस्क्राइब करेंगे वहां पर। ये नहीं कि सिर्फ आपने बस एक 90 डिग्री एंगल बना लिया और कुछ भी दिखा दिया वहां पे। ऐसा करेंगे तो फिर वो ग्राफ इररेलेवेंट मान के शायद काटा भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 है आपका, मेंटेन राइटिंग स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको जो ये राइटिंग स्पीड होती है ना भाई, इसको शुरुआत से आपको मेंटेन करके रखना है। इसका क्या मतलब है, देखिए होता क्या है ना कि हमारा पेपर 3 घंटे का होगा, 11th या 12th जो भी, तो उसमें 3 घंटे का पेपर होगा। तो 3 घंटे में आपको मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो यह होता है कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है, हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तब हमको लगता है कि अरे अभी तो बहुत समय है। तो शुरुआत के 1 आवर हमारी जो राइटिंग स्पीड होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके से एकदम रिलैक्स्ड,
बेल बजी, अब सेकंड आवर स्टार्ट हुआ, अब थोड़ा सा हमारे अंदर अर्जेंसी आती है, अब राइटिंग स्पीड अब ऐसी हो गई। और बाय द टाइम जब थर्ड आवर की बेल बजती है या लास्ट का हाफ आवर बजता है, तब तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी लिख ले जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं। ये जो हेस्टी टेस्टी वाला काम है ना, ये अवॉइड कीजिए। शुरुआत से अगर आप राइटिंग स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से परेशान होना पड़े। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि राइटिंग स्पीड को आपको शुरुआत से मेंटेन करना है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू मेंटेन योर राइटिंग स्पीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। डोंट राइट मोर देन और लेस देन रिक्वायर्ड। आप जो भी लिखें आंसर में, वो ना तो जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ना जरूरत से कम। इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने अगर एक साइड लंबा आंसर लिख दिया तो ये बहुत अच्छा काम आपने नहीं किया। आपको लगेगा कि शायद हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये किया नहीं। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने हाफ साइड का मैटर लिख दिया, ये भी बहुत बुरा काम किया आपने। जब आप शॉर्ट आंसर के लिए जरूरत से ज्यादा लंबा आंसर लिख देते हैं और बाकी शॉर्ट आंसर को शॉर्ट के हिसाब से लिखते हैं, तो आप एग्जामिनर को एक तरीके से ये इंडिकेशन देते हैं कि look, I don't know all the answers properly. I knew only few of the answers properly, and that's why I've written in detail all these answers. But most of the answers, as I'm not knowing them, so I've written just somehow those answers. ना, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं की है, आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, ज्यादातर चीजों को अवॉइड किया है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएगा आपके मार्क्स में, क्योंकि आप खुद अपने आंसर्स में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आंसर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, मोर और लेस उनकी लेंथ एक बराबर होनी चाहिए। जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं, उनकी भी लेंथ मोर और लेस एक बराबर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रॉपर वे में समझ पाएंगे कि किस तरीके से आंसर हम लोगों को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, विच इज point number 10, which is each explanation must be logical. आप जो भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, वो एक्सप्लेनेशन लॉजिकल होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने ओन वर्ड्स में भी कोई चीज लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आ रहा है लिख दे रहे हैं। एटलीस्ट ये देखिए कि क्या वो क्वेश्चन या वो टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं आप। मतलब अगर क्वेश्चन डिमांड पे आया है और आप आंसर सप्लाई के बारे में लिख रहे हैं, या मान लीजिए प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया और आप कंजम्पशन के बारे में सिर्फ लिखते जा रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनाता है ना। इसे हम कहानी लिखना कहते हैं, स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो डोंट ट्राई टू बी अ स्टोरी टेलर ना। तो कोशिश करिए कि जो लिखिए दैट शुड बी हैव सम लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राइट फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल्स। अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल छोटा सा एक एग्जाम्पल भी आप दे दें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसमें दिखा दीजिए कि किस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा और उसमें मार्क्स भी आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, हम जब शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शुरू में ही हमारे दो में से कोई एक रिएक्शन आता है। या तो हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने पे इतना सिंपल लगता है कि हमने अभी आंसर लिखना शुरू भी नहीं किया और दिमाग में आने लग जाता है कि यस 95 तो कहीं नहीं गया, आराम से मिल जाएगा, शायद 100 भी मिल जाए ना।
दिमाग में आना शुरू हो जाता है, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। या फिर इसका ऑपोजिट होता है, हम इतना ज्यादा पेपर देख के नर्वस हो जाते हैं और हमें यह लगने लग जाता है कि पता नहीं हम इसमें एक डिसेंट मार्क्स पा भी पाएंगे कि नहीं, 60 नंबर भी आएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कंपार्टमेंट आ जाएगी, इसमें बैक हो जाएगा मेरा, इसमें पूरा ना मैं फेल हो जाऊंगा इसमें। तो डोंट ट्राई टू बी वेरी जजमेंटल लाइक दिस। अभी आपने आंसर लिखा भी नहीं है और आप बहुत कुछ सोचने लग गए। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। अगर बहुत आसान लग रहा है तब भी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल लग रहा है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों केसेस में आप या तो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे या फिर एकदम नर्वस हो जाएंगे, और दोनों केसेस में आपके गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि यू हैव टू बी वेरी काम, पेशेंस, हैविंग द पेशेंस टू बी रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। डू नॉट राइट incomplete or wrong definitions। अब एक बात समझिएगा जरा, डेफिनेशन होने में और मीनिंग होने में देयर इज अ डिफरेंस। मीनिंग वो चीज होती है जो हम अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, और डेफिनेशन वो चीजें होती हैं जो हम किसी राइटर, किसी प्रोफेसर के वर्ड्स को कोट करके लिखते हैं। तो ध्यान रखिए कि डेफिनेशन अगर जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ का लिखा है या प्रोफेसर वॉकर का लिखा हुआ है मनी इज व्हाट मनी डज, तो आपने जो पढ़ा है वही लिखना पड़ेगा। मनी इज व्हाट मनी डज ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि मनी वॉज What money used to be doing ना, ऐसा नहीं कर सकते। भले ही उसकी मीनिंग लगभग वैसी ही निकल रही है, लेकिन डेफिनेशन अगर है तो वो वर्ड बाय वर्ड कोटेड होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, उसको आप जितना चाहें, जिस तरीके से चाहें चेंज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखिए, वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक होने पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के पेपर में नंबर्स कटते नहीं है। इट्स नॉट अ पेपर ऑफ योर इंग्लिश ना, ग्रामर का पेपर नहीं है, तो उस पे नंबर कटते नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक बार बार लगातार हर जगह करते चले जाएंगे तो एक बहुत बैड इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि शायद आपको चीजें सही से आती नहीं है ना। सिंपल सी बात है, हम लोग बोलते भी हैं और बोलते समय अगर फंबल बार बार करें, हम लोग हेजिटेट करें बार बार ना, हम लोग स्टैमर करें बार बार, तो सामने वाले को लगेगा ना कि मुझे आता नहीं है सही से चीजें। ठीक उसी तरीके से जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो ये भी एक तरीके की फंबलिंग होती है, एक तरीके की स्टैमरिंग होती है, हकलाना होता है ये भी, और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड पे नहीं छोड़ता। तो ध्यान रखिए इस बात का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच सेज यूज प्रॉपर वोकैब्स। जो वोकैबलरी होती है ना भाई, हर सब्जेक्ट की वोकैबलरी अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। अब इसका क्या मतलब है, आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं कैपिटल वर्ड के बारे में बात करूं तो ये कैपिटल वर्ड 4 अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग रखता है। अकाउंट्स में कुछ और, इकोनॉमिक्स में कुछ और, ज्योग्राफी में कुछ और साथ ही साथ इंग्लिश में कुछ और। अकाउंट्स में इसका मतलब होता है इनिशियल मनी विथ विच द बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड, वो पूंजी जिसको लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया। लेकिन यही कैपिटल इकोनॉमिक्स में होता है ऑल द मैन मेड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वो सारी की सारी चीजें जो इंसान द्वारा निर्मित हैं और जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो फर्नीचर है, मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी में कैपिटल का मतलब क्या है, हेड ऑफ अ स्टेट, राजधानी, लाइक न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ। और इंग्लिश में कैपिटल का मतलब क्या है,
जैसे कहते नहीं है राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए। तो इंग्लिश में कैपिटल का मतलब हो गया ब्लॉक लेटर्स, बिग लेटर्स। हर जगह अलग अलग मीनिंग है, तो ध्यान रखिए कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अकाउंट्स में ओनर वर्ड को हम लोग लिखते हैं एज व्हाट, प्रोप्राइटर, और वही ओनर इकोनॉमिक्स में बन जाता है एज एंटरप्रेन्योर। तो आपको एक प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करनी है। तो आप जब अकाउंट्स में लिखेंगे तो आप प्रोप्राइटर वर्ड लिखेंगे, इकोनॉमिक्स में लिखेंगे तो प्रोप्राइटर से बेहतर वर्ड होगा एंटरप्रेन्योर। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए आप। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी देखिएगा जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब जो पॉइंट्स बचे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा इन सारे पॉइंट्स को भी। और तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16। राइटिंग स्पीड शुड बी 9 minutes पर साइड। ये क्या मतलब हुआ? हम लोग कई बार बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम लोग माइलेज की बात करते हैं ना, कि भाई 1 लीटर में कितना चलेगी ये। मेरी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, ये इसका माइलेज है। मेरी कार 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है, ये इसका माइलेज है ना। हम लोग ये माइलेजेस की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया हमारे हाथों का माइलेज लिखते समय हाथों का, हैंड का माइलेज क्या होता है, ये बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपको 3 आवर्स मिलते हैं पेपर करने के लिए, जिसका मतलब है 180 मिनट्स। और आप अगर पेपर अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो चाहे इकोनॉमिक्स का है, कॉमर्स का है या फिर बिजनेस का है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग 20 साइड्स का मैटर तो लिखना ही पड़ेगा। इससे कम लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा एक तरीके से। तो आप जब 20 साइड्स लिखने के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 20 साइड्स, यानी इट्स कमिंग एज 9, यानी ये 9 का मतलब है 9 मिनट्स पर साइड। आपको 9 मिनट की स्पीड मेंटेन करनी है, एक साइड, पूरा एक पेज, पूरा एक साइड, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर साइड, एक साइड का मैटर लिखने के लिए, आगे पीछे नहीं, सिर्फ एक साइड, ठीक है, ये वन साइड, नॉट टॉकिंग अबाउट द पेज, ठीक है, वन साइड। तो एक साइड का मैटर लिखने के लिए आपके पास होते हैं 9 मिनट। अब 9 मिनट से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप कभी 20 साइड्स लिख ही नहीं पाएंगे। आप इमेजिन करो कि आप 9 नहीं 10 मिनट लिखते हो, 10 मिनट ले रहे हो आप, तो क्या होगा? देखो 180 डिवाइडेड बाय 10 करो तो कितना आता है? 18 साइड्स। आप 18 साइड का ही मैटर लिख पाएंगे, 20 साइड आप लिख ही नहीं पाएंगे। अब यही 10 की जगह 11 12 करते जाओ, ये और कम होता जाएगा। और एक साइड का मैटर कम होने का मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके 5 नंबर कम हो गए। तो 2 साइड कम, यानी 10 नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए। यानी आपने साल भर जो मेहनत की, आप एग्जाम में खाली 90 नंबर का तो पेपर ही कर पाए हैं, 90% पेपर कर पाए हैं इनफैक्ट ना। तो उसमें नंबर कितने मिलेंगे आप ये सोच लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड शुड बी अबाउट 9 मिनट्स पर साइड। और इसको चेक करने का तरीका यही है कि आप स्टॉप वॉच लेकर के आंसर लिखना शुरू कीजिए और देखिए कि तुरंत एक साइड कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली लोगों को एक साइड का मैटर लिखने में लगभग मेरा मानना है 11-12 मिनट लगते हैं। और ये 11-12 से 9 मिनट पे लाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ अगर आप करते जाएंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलमोस्ट। तो वही चीज है, तो यहां पे भी वही काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, और ये लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग इसमें यह समझेंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका मैटर कितना बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैटर्स लेंथ, ध्यान दीजिएगा सर। 1 मार्क 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, अब आप कहेंगे आईएससी सीबीएसई, देखिए सीबीएसई में 1 मार्क क्वेश्चन आता है, आईएससी में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप सभी लोग समझ लीजिए, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं।
एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 to 2 लाइंस, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए एक या दो लाइन आपने लिख दिया, वैसे तो एक लाइन में भी चलेगा, मैक्सिमम आप 2 लाइन लिख सकते हैं बस, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपकी लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लाइन्स, 6 से 8 लाइन के आसपास, ठीक है, लगभग 2 पैराग्राफ कर लीजिए या एक बड़ा सा पैराग्राफ कर लीजिए आप। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इट शुड बी अराउंड 8 to 12 लाइन्स, यानी आधा पेज या उससे भी ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी उसमें। ठीक इसी तरीके से 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 साइड, पूरा एक साइड, 4 नंबर के लिए पूरा एक साइड लिखेंगे तब जाकर के वो कंप्लीट माना जाएगा, उससे कम लिखेंगे तो नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको अच्छे से। 5 नंबर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 साइड्स, 1.5 साइड के आसपास, यानी एक कंप्लीट साइड और दूसरे पेज का भी आधा साइड लगभग, तब जाकर के वो एक प्रॉपर आंसर माना जाएगा। और 6 मार्क्स जो कि जनरली लॉन्ग आंसर में आता है, इसके लिए 1.5 साइड से लेकर 2 साइड्स के बीच में आपका मैटर होना चाहिए। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज आप लोग को बताई हैं, इससे रिलेटेड इसका पीडीएफ फाइल मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज बेटा इसको आप किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। बहुत मेहनत करके मैंने ये लेक्चर बनाया है, बहुत स्टडी करके ये बातें मैंने आप लोग को यहां बताई हैं, और नॉर्मली ये बातें कभी कहीं कोई डिस्कस भी नहीं करता है, कहीं पे भी आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, आपके स्कूल में भी कभी ये बातें डिस्कस नहीं हुई होंगी मेरा मानना है, और किसी इंटरनेट साइट पे भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत मेहनत करके ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। प्लीज बेटा इसको आप लोग पढ़िए, अच्छे से देखिए, समझिए, और जो बातें इसमें बताई गई हैं उसको फॉलो करिए, जितना हो सके उतना फॉलो करिए, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।